नजर एक साथ झूमते हुए दरख्तों पर पड़ी। एक सफेद सा हेओला इन दरख्तों के दरमियान जैसे तैर रहा था। उनकी नजर इस हेओले पर ही मरकूज हो गई। वो हेओला तेजी से हरकत करने लगा, एक दरख्त से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक जाके फिर नजरों से ओझल हो जाता और फिर किसी दरख्त में दिखाई देता। दोनों की आंखें हेओले के साथ साथ भटकने लगी और साथ साथ दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी। रफ्ता रफ्ता वो हेओला जमीन की तरफ बढ़ने लगा, फिर उन दोनों के बिल्कुल सामने आकर जमीन में जैसे जज्ब हो गया। अमारा और साहिल की सांसें गले में अटकी हुई थीं। साहिल ने अमारा का हाथ पकड़ा, यहाँ से निकलते हैं। इन दोनों ने अभी कदम ही उठाए थे कि एकदम इस जगह से जहां से हेओला जज्ब हुआ था सांपों के गुच्छे निकलने लगे। अमारा के हलक से चीख निकली और इन दोनों ने कदम पीछे की तरफ सकेड़ लिए। सांप जमीन से मुसलसल निकल रहे थे और उन दोनों के गिर्द दायरे की सूरत में फैलते जा रहे थे। दोनों बौखलाए अपने इर्द गिर्द देखने लगे। सांपों ने उनके गिर्द एक दायरा सा खींच दिया था, उनके इर्द गिर्द सांप ही सांप थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया और लंबे लंबे सांस लेने लगे। खौफ ने जैसे उनके ज़हनों को जकड़ लिया और इन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। साहिल ने अपनी पैंट की जेब से पिस्टल निकाली, उसने इसका मैगजीन सीट किया तो अमारा ने इसके बाजुओं पर हाथ रखा। ये क्या कर रहे हो तुम, जानते हो ना कि ये सब जादुई अमल से हो रहा है। इन पर पिस्टल चलाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या चुपचाप मौत को गले लगा ली, तुम भी अपनी पिस्टल निकालो, उन पर फायर करते हैं। जल्दी करो। साहिल के कहने पर अमारा ने भी अपनी पिस्टल निकाल ली। दोनों ने एक साथ सांपों के ऊपर फायर किए। इन्होंने हाथ रोके बगैर 5-6 फायर किए। गोलियां सांपों के जिस्म पर लगी मगर उनको खराश तक ना आई। वो झुमके तुम इन दोनों की तरफ रेंगते रहे। फायर करने से सारे सांपों का रुख उन दोनों की तरफ हो गया। वो तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। इन दोनों के हाथ पांव फूल गए। अब इन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। धीरे धीरे सांप उनके पैरों के करीब आ गए। खौफ की उन सरसराहटों में कुरान पाक की आयत पढ़ने की आवाज़ उनकी समाअत से टकराई। आवाज़ उनकी बाईं जानिब से आ रही थी। इन्होंने अपने बाईं जानिब देखा तो उसामा और आरिफीन खड़े थे। उसामा कुरान की आयत बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा था। जिस तरह वो सांप जमीन से निकले थे उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। साहिल और अमारा ने इत्मीनान का सांस खींचा। चंद ही सातों में वो सारे सांप गायब हो गए। साहिल और अमारा उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे तो उसामा ने इन्हें हाथ से रुकने का इशारा किया। वो अभी तक आयत पढ़ रहा था। आयत मुकम्मल हुई तो वो दोनों खुद साहिल के करीब आ गए। कहा था ना कि ये आयत जो मैंने तुम सबको दी थी अपने पास रखी। अमारा ने अपने सर को झटका दिया। बिल्कुल जहन से निकल गया। खौफ ने तो जैसे हमारी अकल को ही माफ कर दिया। उसामा अमारा के करीब आया और इसके चेहरे की तरफ गहरी नजर डाली। वो खौफ तो मैं तुम दोनों के चेहरों पर पढ़ रहा हूँ। खौफ को खुद पर इस तरह हावी करोगे तो इन बदरूहों का मुकाबला कैसे करोगे, वैसे ये सब कैसे हुआ। साहिल ने उसामा को सारी बात तफसील से बताई। उसामा ने साहिल की बात सुनकर अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इसका मतलब है कि जुर्गाम को हमारे इरादे की खबर हो गई है। इसने हमारे लिए जाल बनना शुरू कर दिया है, लेकिन हम भी सर पर कफन बांध के निकले हैं। सांप तो गायब हो गए मगर वो मावराई मखलूक तो हमारे आसपास मौजूद है जो ये सब कर रही है। साहिल ने कहा, तो हम क्या इस जंगल में भटकते रहेंगे? अमारा ने पूछा। नहीं, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। कोई ना कोई सूरत निकल आएगी और अगर ना निकली तो हमें पैदल चलना होगा। फिलहाल तो ये पता लगाना है कि ये मावराई मखलूक है कौन सी जो हमारा रास्ता रोक रही है। कुछ देर तक वो चारों इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेते रहे। फिर आरिफीन ने चिढ़कर कहा, ये कोई अक्लमंदी नहीं है हम इस तरह बैठकर किसी ना गहानी आफत का इंतजार करें। हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। आओ मिलकर गाड़ी ठीक करने की कोशिश करते हैं। साहिल भी चिढ़कर बोला, तुम्हें मालूम है ना हम उस वक्त किसी शैतानी ताकत की जिद में हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो जैसे फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पर निकालने लगे थे। उसामा इन दोनों के दरमियान में खड़ा हो गया। तुम आपस में बहस क्यों कर रहे हो? तुम दोनों गाड़ी चेक करो। मैं और हमारा अतराफ पर नजर रखते हैं। साहिल और आरिफीन दोनों मिलकर गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगे। कोई नुक्स समझ में आए तो ठीक करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आरिफीन बोनट बंद करके साहिल के पास आया, तुम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो, हम मिलकर धक्का लगाते हैं। इसने अमारा और उसामा को इशारे से बुलाया। फिर इन तीनों ने मिलकर धक्का लगाया। थोड़ा सा धकेलने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। तीनों ने खुशी से नारा लगाया, अरे, मगर थोड़ी दूर जाके गाड़ी फिर रुक गई। इन तीनों ने एक बार फिर धक्का लगाया मगर इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। शट! आरिफीन ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। साहिल गाड़ी से बाहर निकला और सर पकड़ के खड़ा हो गया। गाड़ी के बगैर कैसे हम जुर्गाम के घर तक पहुंच सकते हैं? उसामा साहिल के करीब आया। मेरा ख्याल है कि गाड़ी को इधर ही छोड़ देते हैं और अपना सामान निकालकर पैदल ही चलते हैं। मेन सड़क तक पहुंचकर शायद कोई सवारी मिल जाए। जरूरत की चीजें ले लेते हैं, बाकी सामान गाड़ी में पड़ा है। अमारा ने साहिल की तरफ देखते हुए इसकी राय ली।
साहिल ने इस बात में सर हिलाया और फिर इसने और आरिफिन ने गाड़ी से अपना बैग लिया और उसमें अपनी ज़रूरत का सामान चेक करने लगे। उसामा ने भी फिरती से अपना बैग निकाला, वो भी अपना सामान चेक करने लगा। उसामा, आरिफिन और साहिल ने अपनी अपनी कमरों से अपने बैग बांध लिए। उसामा ने गाड़ी लॉक की और वो सब वहां से पैदल निकल पड़े। जुर्गम अपने खास अमल से फारिग होने के बाद साजिद को पुकारता हुआ लिविंग रूम में आया। साजिद बाहर लॉन में बैठा हुआ था। इसने जुर्गम की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ता हुआ अंदर गया। जुर्गम सोफे पर बैठा हुआ था। वो जुर्गम के करीब आजिज़ी से खड़ा हो गया। साहब, नाश्ता बना दूं आपके लिए? जुर्गम ने हाथ से नफ़ी का इशारा किया। नहीं, आज नाश्ते के लिए मन नहीं है, तुम ऐसा करो कि ऑरेंज जूस ले आओ, मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। साजिद सर झुकाए किचन की तरफ चल पड़ा। जुर्गम अपने बेड से पुश्त लगा के बैठ गया। इसका शैतानी ज़हन कुछ प्लान कर रहा था। गुस्से से इसके दिमाग की रगी फैल रही थी। इंसानों को मैं जब चाहूँ अपनी शैतानी ताकतों से मिसल सकता हूँ, मगर ये हमजाद खय्यम मेरी शैतानी ताकतों को ललकार सकता है। एक हमजाद का ऐलान जंग बहुत खतरनाक हो सकता है। जुर्गम का दिमाग इन्हीं सोचों में गिरफ्तार था। इधर साजिद का ज़हन उसे एक शैतान से बगावत पर इकसार रहा था। वो किचन में बेचैनी से इधर इधर फिर रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। इसके हाथ पांव कांप रहे थे, मगर आज इसके ईमान की ताकत इसे एक खुनास की गुलामी से रोक रही थी। इसका ज़हन उसे एक खतरनाक अमल के लिए मजबूर कर रहा था, मगर इसमें हिम्मत पैदा नहीं हो रही थी। उसामा, अमारा, साहिल और आरिफिन गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि इन्हें एक बार फिर वही सफ़ेद साए दिखाई दे जो उनके करीब आकर गायब हो गए। एक बार फिर उनके दिल तेजी से धड़कने लगे, मगर वो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। जूं ही वो चंद कदम आगे बढ़े, वो सफ़ेद साए फिर नमूदार हो गए और इन चारों के गिर्द दायरे की शक्ल में घूमने लगे। हवा में मुअल्लक़ इस गीबी मखलूक ने उन चारों के गिर्द शैतानी ताकतों का दायरा खींच दिया। उनके जैसे कदम अपनी जगह गड़ गए। वो चारों घबराए हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिमाग भी जैसे किसी पुरस्कार क़ुव्वत ने जकड़ लिए। वो कुछ पढ़ना चाहते थे, मगर इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। वो तीन सफ़ेद साए आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ बढ़ने लगे और फिर वशाहुरिया और फवाद के रूप में तब्दील हो गए। इस बार उनके रूप मुख्तलिफ थे। उनके जिस्म पर कफन था। चेहरे जिंदगी के नूर से आरी थे। वो बिल्कुल इस तरह थे जैसे अपनी अपनी कब्रों से उठाए हों। उनके चेहरे की जल्द सफ़ेदी माइल थी, हम सलीटी और उनकी सियाह हलकों में धंसी हुई। इन चारों ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और इसके बाद वो नज़रें ऊपर ना उठा सके। फवाद की आवाज़ उनकी समाअत से टकराई। हमें गौर से देख लो, इस रूप में इसलिए तुम्हारे सामने आए हैं कि कुछ देर बाद तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम्हारी मौत यकीनी है, मगर तुम लोगों को तंग करने में मज़ा आ रहा था, मगर अब बस तुम अपनी जिंदगियों को खैर बात कह दो। फवाद, वशा और हुरिया के बदहित चेहरों पे शैतानी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो तीनों ऊपर की तरफ उड़े और फवाद ने उंगली से उनकी तरफ इशारा किया। उनके गिर्द दायरे की शक्ल में आग भड़क उठी। इन चारों ने इस दायरे से निकलने की कोशिश की, मगर उनके कदम जैसे जमीन में घुल गए थे। वो तीनों शैतान हमजाद फिजा में मुअल्लक़ उन चारों की बेबसी पर मुस्कुरा रहे थे। साजिद जुर्गम के लिए जूस लेकर खड़ा था। वो कैबिनेट के करीब खड़ा गहरी सोच में था। इसका ज़हन उसे जिस काम के लिए मजबूर कर रहा था, इसके लिए वो खुद में हौसला पैदा नहीं कर पा रहा था। जुर्गम अपनी गरजदार आवाज़ में चिल्लाया, साजिद। साजिद ने मजीद कुछ और ना सोचा, उसने कैबिनेट से जहर की शीशी निकाली और 4 कतरे इस जहर के जूस में मिला दिए। इसने चम्मच से एक दफ़ा उसे मिक्स किया और फिर जूस लेकर जुर्गम के कमरे में चला गया। इसने साजिद से गिलास लिया और सटूल पर बैठकर जूस पीने लगा। जूस पीते हुए उसे किसी किस्म का बुरा जायका महसूस नहीं हुआ, मगर थोड़ी ही देर में जहर ने असर करना शुरू कर दिया। जुर्गम का गला चढ़ने लगा। वो अपना गला थामकर इकट्ठा सा हो गया। जहर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रगों में फैल गया, जिससे उसके पीठ में ऐसा दर्द उठा कि वो मछली की तरह तड़पता हुआ सटूल से नीचे गिर गया। इसने अपनी दहकती हुई सुर्ख आंखों से साजिद की तरफ देखा। साजिद सर झुकाए खड़ा था। मारे तकलीफ के जुर्गम की ज़बान गंग हो गई थी, मगर इसकी आंखें साजिद से सवाल कर रही थी कि इसने ऐसा क्यों किया। जहर बहुत तेज था। थोड़ी देर में ही वो जुर्गम के सारे खून में फैल गया। जुर्गम का चेहरा सियाह हो गया, झाग निकलने लगी और फिर वो साजिद की आंखों के सामने ही तरप तरप के मर गया। साजिद अपनी आंखों पर हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ही कमरे की चीजें इधर इधर गिरने की आवाजें साजिद की समाअत टकराईं तो उसने हैरत से अपनी आंखों से हाथ हटाए। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। इसके सामने जुर्गम खड़ा था। साजिद ने फौरन जमीन की तरफ देखा। जुर्गम की लाश यूं की त्यों पड़ी थी। सामने खड़ा हुआ भी जुर्गम ही था, मगर इसका जिस्म बातिनी और अगीर मरी था और जिंदगी से भरपूर जुर्गम की तरह हशाश बशाश था। साजिद के पूरे जिस्म से कपकपी की लहर दौड़ गई। वो कातिल बनकर अपने ही मकतूल के सामने खड़ा था। मौत से पहले ही जिंदगी इसके हाथों से छूटने लगी। जुर्गम के इस बातिनी वजूद की आंखों में वही गुस्सा था जो मौत से कुछ देर पहले जुर्गम की आंखों में था। इसने साजिद की तरफ आंखों में इशारा किया तो साजिद का जिस्म रुई के गोले की तरह हवा में उड़ने लगा। वो इसके जिस्म को छत तक ले गया और फिर इसने अपने हाथ को जोर से झटका दिया।
इसने साजिद को छत से जमीन पर पटक दिया। कमरे की जमीन साजिद के लहू में रंग गई। वो बूढ़ा कमजोर शख्स एक ही झटके में लुकमा अजल हो गया। वो हवाई जिस्म जो इंतहाई तैश में था, ड्रेसिंग टेबल के शीशे की तरफ बढ़ा और उसे चिकनाचूर करके गायब हो गया। उसामा, अमारा, साहिल और आरिफीन बुरी तरह आग की लपेट में आ चुके थे। अब उनके जिस्मों का आग से फासिला मामूली रह गया था। वो तीनों हंस रहे थे। एक ही साथ में ऐसा किया हुआ वो तीनों गायब हो गए और आग भी खुद ब खुद बुझ गई। इन चारों ने तशक्कुर आमेज निगाहों से आसमान की तरफ देखा। इस अचानक तब्दीली का कुछ भी मतलब हो सकता है। हमें अपनी गाड़ी भी चेक करनी चाहिए, उसामा ने कहा। मुश्किल है कि गाड़ी स्टार्ट हो, मगर तुम तसल्ली कर लो, साहिल ने बेदिली से कहा। उसामा बड़े यकीन के साथ गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने गाड़ी में चाबी लगाई। गाड़ी स्टार्ट हो गई। तीनों ने गाड़ी की आवाज सुनी तो वो भी दौड़ते हुए गाड़ी के करीब आ गए। जल्दी से बैठो, यहाँ से निकलते ही, उसामा ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। मारा का सर गाड़ी के दरवाजे से टकराया तो बोली, आहिस्ता चलाओ। क्या कर रहे हो? तुम संभल कर बैठो, जितना जल्दी हो सके हमें इस इलाके निकलना चाहिए। 15-20 मिनट के बाद ही वो मेन रोड पर आ गए। उसामा तेज स्पीड से गाड़ी दौड़ाता रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो जुर्गाम के घर तक पहुंच गए। ये वीरान और सुनसान इलाका था। इन्हें इक्का दुक्का घर नजर आए, एक दूसरे से काफी फासिला पर थे। ताहत नजर खाली जमीनें ही जमीनें थीं, जिनमें सरकुंडे और गंदम की फसल खड़ी थी। शीशे और मेटल से बने सिल्वर कलर के गेट की तरफ उसामा ने इशारा किया। वो सामने जुर्गाम की कोठी है, मगर हम अंदर दाखिल कैसे होंगे? अमारा उसामा के करीब खड़ी हो गई। अंदर जाने के बारे में सोचते ही पहले तुम तीनों अपनी तैयारी मुकम्मल करो, अपने बैग पहन लो और अपनी पिस्टल लोड कर लो, फिर बताता हूँ। ये कहकर उसामा ने अपनी पिस्टल भी लोड की और उन तीनों ने भी अपनी पिस्टल्स लोड कर ली। साहिल अपना बैग सीट करते हुए उसामा की तरफ बढ़ा। ये जो कोठी के साथ छोटा सा फ्लैट है, ये जुर्गम के मुलाजिम साजिद का फ्लैट है, उसामा ने बताया। कोई यहाँ से एकदम बाहर आ गया और उसने हमें देख लिया तो, साहिल ने कहा। जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल हमें कोठी में दाखिल होने की कोशिश करनी चाहिए, आरिफीन ने उसामा की जगह जवाब दिया। उसामा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर उन तीनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो चारों एक घर की दीवार की ओट में खड़े हो गए। उसामा ने सरगोशी के अंदाज में बोलते हुए जुर्गाम के घर की तरफ इशारा किया। सामने ऊपरी मंजिल में 2 कमरे हैं, जिनमें से एक इसका बेडरूम है और दूसरा वो खास कमरा जहां वो अमल और ज्ञान करता है। हमें किसी भी तरह दोनों में से किसी भी कमरे में दाखिल होना है। ठीक है, उसामा ने अपने बैग से रस्सी निकाली जिसके साथ कंटा लगा हुआ था। वो चारों एक दूसरे के पीछे चलते हुए जुर्गाम की कोठी के बैक साइड की तरफ बढ़े। उसामा ने बालकोनी की ग्रिल की तरफ कंटा उछाला। पहली ही बार कंटा ग्रिल के साथ अटक गया। उसामा को तो इस तरह के कामों की खास ट्रेनिंग थी, मगर साहिल और आरिफीन ने ऊपर की तरफ देखा और फिर आरिफीन ने लबतर करते हुए पूछा, ग्रिल तो पकी है ना? साहिल ने जवाब दिया, मुझसे क्या पूछते हो, मैंने थोड़ी बनाई है, साहिल ने बेवकूफाना अंदाज में कहा। उसामा ने हाथ से इशारा किया। पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम लोगों को बदला लूंगा। ये कहकर उसामा किसी बंदर की तरह तेजी से रस्सी से लटकता हुआ घर तक पहुंच गया। घर के बिल्कुल साथ ही इस खास कमरे की खिड़की थी जहां जुर्गाम अपना खास अमल करता था। इसने खिड़की से अंदर झांका तो पर्दा पीछे हटा हुआ था, जिसकी वजह से कमरे का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में कोई नहीं था। इसने अतराफ में भी नजर दौड़ाई, आसपास कोई नहीं था। इसने बालकोनी से नीचे झांकते हुए उन सबको ऊपर आने का इशारा किया और खुद इस जगह के करीब बैठ गया जहां कंटा अटका हुआ था। साहिल और आरिफीन तो आराम से रस्सी से ऊपर आ गए, मगर अमारा को ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था। उसामा ने उसे इशारे से समझाया कि अगर कंटा फिसल गया तो वो रस्सी थाम लेगा, इसलिए वो हिम्मत करे। जब उसने खुद को तन्हा पाया तो हिम्मत करके रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। बिलाखिर वो भी बालकोनी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। साहिल ने कमरे की विंडो से अंदर झांका। शीशे की विंडो के अंदर जाली भी नहीं लगी। पीच खोलकर आसानी से अंदर दाखिल हो सकते हैं। उसामा ने नफी में सर हिलाया। दरवाजा बाहर से लॉक होगा। कमरे में कोई नहीं है, लॉक खोलने गे यार। आरिफीन ने लापरवाही से कंधे अचुकाए। अगर ना खोल सके तो तुम मेरे पीछे आओ। उसामा धीरे धीरे चलता हुआ दूसरे कमरे की खिड़की तक पहुंच गया। उसने इन तीनों को हाथ से इशारा किया तो वो तीनों भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसामा के करीब आ गए। ये विंडो भी शीशे की थी और बगैर जाली के थी। उसामा और साहिल ने अंदर झांका तो साहिल ने कहा, कमरे में बाहर से रोशनी आ रही है, शायद दरवाजा खिला है मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, मेरा ख्याल है कि विंडो के पीछ खोलने की कोशिश करते हैं। ये कहकर उसामा ने अमारा की तरफ देखा। तुम इधर विंडो के करीब खड़े हो के अंदर नजर रखो, मैं और साहिल विंडो के पीछ खोलते हैं। अमारा विंडो के करीब पीछे की तरफ होके खड़ी हो गई। आरिफीन बालकोनी के करीब खड़ा नीचे के हालात पर नजर रख रहा था।
साहिल और उसामा ने बहुत महारत से विंडो के पेच खोल लिए। अमारा ने मुस्कुराते हुए उसामा की तरफ देखा, बहुत खूब। फौज से रिटायरमेंट के बाद आप कहीं डाके तो नहीं डालते रहे? उसामा ने अमारा की तरफ घूर कर देखा और फिर अंदर नजर डालते हुए शीशा एहतियात से उतार कर रख दिया। जमीन पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक जुर्गाम की थी जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे या तो सांप ने डस लिया है या जहर दे दिया गया है, और दूसरी लाश किसी बूढ़े की थी जो खून में लथपथ था। उसामा और साहिल लाशों के करीब बैठ गए। ये कौन है? अमारा ने सवालिया नजरों से उसामा की तरफ देखा और फिर खुद भी साजिद की लाश के करीब बैठ गई। ये साजिद है, जुर्गाम का वफादार मुलाजिम। क्या बात है, कुछ हमें भी तो बताओ। अमारा उसामा के करीब आ गई। उसामा ने अमारा की तरफ देखा, तुम जानती हो कि किसी ने साजिद को छत की तरफ ले जाके जमीन पर पटका है और मारने वाला इस कदर ताकतवर था कि जब उसने इसके सीने पर हाथ रखा तो इसके सीने की हड्डियां चिकनाचूर हो गईं। मारने वाला कौन हो सकता है? आरिफिन भी तज्जुब खेज अंदाज में आगे बढ़ा। जुर्गम का हमजाद जू जाते हुए अलिफ पन्ना गुस्सा इस आईने पर निकाल गया। सबको जैसे सांप सूंघ गया। किया? जुर्गम का हमजाद, ये तुम क्या कह रहे हो? अमारा ने बौखलाए हुए कहा। उसामा ने इन तीनों की तरफ देखा। फिलहाल यहाँ से निकलूं उससे पहले कि कोई आ जाए, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वो तीनों जिस तरह ऊपर चढ़े थे उसी तरह से बारी बारी नीचे उतर गए। चारों अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। आगे क्या प्लान है? साहिल ने पूछा। हम अब मरी के लिए रवाना होंगे। अब ये जो कुछ हुआ, उम्मीद है कि सफर में ये बदरूही हमें तंग नहीं करेंगी। फिलहाल तो जुर्गाम की मौत ने उनका तलस्सुम तोड़ दिया है। उसामा ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये हमजाद हमारा ताक़ुब नहीं करेंगे? अमारा ने पूछा। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो हमजाद इस जगह पहुंच गए होंगे जो उनका असल मसकन है। उसामा की इस अधूरी सी बात पर अमारा ने पूछा। कहाँ? कौन सी जगह? मरी में, जहां हम जा रहे हैं। उसामा ने पर यकीन लहजे में कहा। मरी में? मगर कहाँ? आरिफिन ने पूछा। उसामा ने हाथ से खामोश रहने का इशारा किया। हम मरी पहुंचकर किसी अच्छे से होटल में कमरे ले लेंगे, फिर सारी प्लानिंग करेंगे।